आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल आखिर ज्ञान में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। आज का वीडियो हमारा जो बेस्ट है वो ज्योग्राफी, स्पेशली ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ट है। और ज्योग्राफी के हम 25 क्वेश्चंस जो हैं उनको, जो कि मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेड आते हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बगैर टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग भूगोल के अंदर सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज जो है वो एक ग्रीक विद्वान है। वैसे इस ऑप्शंस में जो चारों आपको विद्वान दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम हिकेटियस को ले लें, चाहे हेरोडोटस को ले लें, इरेटोस्थनीज को ले लीजिए, अरस्तु को ले लीजिए, ये चारों ही ज्योग्राफर्स जो हैं वह ग्रीक विद्वान हैं। ठीक है, और यूनानी विद्वान है। ठीक है, और यहाँ हम बात करें इरेटोस्थनीज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा ऑप्शन करेक्ट यही है। तो इनसे ही शुरुआत हम कर लेते हैं कि इरेटोस्थनीज जो हैं उनको व्यवस्थित भूगोल के जनक कहा जाता है। ठीक है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के ये जनक हैं। उसके अलावा इनका थोड़ा इतिहास ये है कि इरेटोस्थनीज हैं वो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के चीफ लाइब्रेरियन के रूप में रह चुके थे। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है हिकेटियस की हम बात करें, हिकेटियस जो है उनकी पुस्तक का नाम है जस पीरिडियस। ठीक है, जस पीरिडियस इनकी पुस्तक है और ये उनके जस पीरिडियस के लेखक हैं हिकेटियस। उसके अलावा हेरोडोटस, हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता हैं। ठीक है, ये इतिहास के पिता हैं। और अरस्तु की हम बात करें तो अरस्तु जो हैं वो राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं या राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। इतिहास के पिता, राजनीतिक विज्ञान के पिता। और हिकेटियस जो है वो जस पीरियड्स के लेखक है, पृथ्वी का वर्णन उन्होंने किया था, इसलिए इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है हिकेटियस को। और इरेटोस्थनीज को कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी जिसको मानव भूगोल भी कह सकते हैं, उसके लेखक कौन है? हमारे सामने ऑप्शन 4 सैम्पुल, रेडजेल, हंटिंगटन या ब्लास। तो आपका करेक्ट आंसर होगा रेडजेल। ठीक है, रेडजेल जिनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, रेडजेल हैं मानव भूगोल के जनक या मानव भूगोल के पिता। ठीक है, रेडजेल की शिष्या है सैम्पल। ठीक है, एलन चर्चिल सैम्पल। सैम्पल वैसे अमेरिका की विद्वान है, रेडजेल हैं वो जर्मनी की विद्वान है। हंटिंगटन अमेरिका, ब्लास अमेरिका। ठीक है, तो ये जो विद्वान हैं चार ऑप्शंस में, इनमें 3 अमेरिका के हैं, जर्मन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा और गति, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ क्लाउड्स जो बताने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस, एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप या हाइग्रोमीटर। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा नेफोस्कोप। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ क्लाउड बताता है, यानी बादलों की दिशा और बादलों की गति बताता है। इसके अंदर आपके सामने ऑप्शंस और हैं, 3 ऑप्शन और हैं, जिनमें एक है जिसका नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो क्या बताता है? ये हवा की दिशा एवं गति को बताता है। उसके बाद में रेन गेज, रेन गेज है ये वर्षा की मात्रा बताता है। ठीक है, उसके बाद में है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता को बताता है कि हवा के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता कितनी है, उसको बताता है हाइग्रोमीटर। हम नेफोस्कोप की बात करें तो नेफोस्कोप जो है उसके आविष्कारक कौन है? इसकी खोज करने वाले थे रूस के मिखाइल पोमोर्त्सेव। ठीक है, मिखाइल पोमोर्त्सेव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप नोट डाउन कर सको। मिखाइल पोमोर्त्सेव। ठीक है, मिखाइल, ये हो गया आपका पोमोर्त्सेव। ठीक है, पोमोर्त्सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, महासागरों के अंदर और सागरों में जो लवणता है, सैलिनिटी है, उसको जब हम मानचित्र के ऊपर हम प्रदर्शित करते हैं तो हम काल्पनिक रूप से कुछ रेखाओं का प्रयोग करते हैं।
तो उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? उन रेखाओं को कहा जाता है, आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहेलाइन और आइसोहाइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोहेलाइन। ये आपका करेक्ट आंसर आइसोहेलाइन। ठीक है, आइसोहेलाइन लवणता को बताता है। यहाँ पे आइसोथर्म नॉर्मली आपको पता है ये तापमान को बताता है, आइसोथर्म बताएगा तापमान को, और ये हो गया आपका तापमान। उसके बाद में आइसोबार की बात करें तो ये बताता है वायुदाब को। आइसोबार किसको बताएगा? वायुदाब को बताएगा। आइसोहेलाइन किसको बताएगा? लवणता को बताएगा। और आइसोहाइट किसको बताएगा? आइसोहाइट, आइसोहाइट बताता है वर्षा की समान मात्रा को। ठीक है, किसको बताता है? वर्षा की समान मात्रा, वर्षा की समान मात्रा को बताता है आइसोहाइट। तो चार ऑप्शन अपने क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड रिंग की घटना होती है, यहाँ हमको बताना है कब होती है। डायमंड रिंग की घटना जो है वो किस कंडीशन में होती है वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम बात करें कि वो डायमंड रिंग जो घटना है वो होती कब है। तो ये होती है सूर्य ग्रहण के दिन होती है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग जो है वो किस कंडीशन में बनती है? सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, पृथ्वी और, जैसे हम इस प्रकार से बात करें कि ये हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ बीच में, क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, इसलिए अर्थ जो है वो अर्थ की पोजीशन इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, और ये इस प्रकार से चक्कर लगाती रहती है। अब हम बात करें चंद्रमा की, तो मून है, तो मून क्या करता है, ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये इस प्रकार चक्कर लगाता है। तो कई बार क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब चंद्रमा की स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाती है। इन दोनों के बीच में आने पे क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के भाग को कवर कर लेता है ना। मून जो है वो सन को कवर कर लेता है, उसको ढक लेता है। तो उस कंडीशन में जब जैसे जैसे थोड़ा सा प्रकाश हमें सूर्य का दिखाई देता है, चंद्रमा के पास से थोड़ा प्रकाश हमको सूर्य का दिखाई देता है, तो उससे एक डायमंड रिंग की शेप बनती है। हम आगे एक मैं आपको दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें आपको डायमंड रिंग जो है वो किस प्रकार से विजिबल होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आगे, ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार जो ये सूर्य का प्रकाश जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, और ये चंद्रमा जो है उसने क्या किया है, सूर्य को कवर कर लिया, सूर्य को ढक लिया। तो हमको इस प्रकार से प्रतीत होता है कि ये कोई एक रिंग है, और रिंग के ऊपर जो है वो क्या चमक रहा है, डायमंड यानी कि नगीना जो है वो यहाँ पे चमक रहा है। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ जाए हम। अगला सवाल हमारा है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? द्रव्यमान का, मास का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो हमारे सामने ऑप्शन है, 32% है, 52, 68 और 83%। तो हमारे सामने ऑप्शन चार हैं। अब आपको सोचना है कौन सा करेक्ट आंसर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 62%। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 62% मेंटल का। ठीक है, तो मेंटल जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की जो है आंतरिक भाग की हम बात करें तो तीन प्रकार की जो है वो परतें होती है। इसमें एक तो आपका हो गया क्रस्ट हो गया, उसके बाद में दूसरा आता है आपकी मेंटल, ठीक है, और मेंटल के बाद में तीसरा आता है कोर। तो हमने मेंटल की बात करी है, मेंटल मध्य वाला भाग मेंटल है। ऊपर वाला भाग जो क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, भूपर्पटी कहा जाता है, इसका प्रतिशत जो है वह है 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। यहाँ पे कोर की बात करें तो 32% ये कोर कवर करता है। तो इस प्रकार ये पृथ्वी का जो है वो द्रव्यमान का मेंटल जो है वो 68% भाग कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उसकी बात कर लेते हैं। ये आपके सामने पृथ्वी का जो है ये क्रस्ट है, जो ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर क्रस्ट है। उसके बाद में क्रस्ट के नीचे जो है वो आती है मेंटल की परत। ये मेंटल की परत आपको दिखा दे रही है जो कि 68% है। उसके बाद में कोर। अब कोर के अंदर एक तो आउटर कोर, एक इनर कोर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आउटर कोर है, और ये वाला जो आंतरिक भाग है इनर कोर। इनर कोर जिसके अंदर जो है वो भारी पदार्थ, यानी कोर के अंदर जो है वो निकिल लोहे जैसे भारी पदार्थ होते हैं, और इसलिए इसका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, और इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। और क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट की हम बात करें तो उसका घनत्व जो है वो कम होता है। धीरे धीरे जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ हम बढ़ते हैं तो तापमान भी बढ़ता है, और तापमान के साथ साथ जो है वो घनत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये रेखा कहलाती है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा,
अंतर्राष्ट्रीय रेखा या फिर मिलन रेखा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा। अच्छा, हम बात करते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। पृथ्वी के ऊपर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा की परिभाषा। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो देशांतर रेखा जो है वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। अक्षांश रेखा जो है वो आपके पूर्व से पश्चिम इस प्रकार से बनी हुई रहती है, और देशांतर रेखा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की हम बात करते हैं वैसे बनी हुई रहती है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक देख लेते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ आपको लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो ये लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। ठीक है, ये देशांतर है। और लैटिट्यूड, जो यहाँ पे जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन जैसे आप हम बात करें इस प्रकार से बनी हुई है, तो ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से यानी कि नॉर्थ पोल से, और ये किसको मिला रही है? साउथ पोल को मिला रही है। ठीक है, ये हो गई लॉन्गिट्यूड। ये है एक आपकी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड का मतलब हो गया अक्षांश। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं जो है ये इस प्रकार से जो बनी हुई है, ये सारी क्या है? ये अक्षांश रेखाएं। ये क्या बनी हुई है? अक्षांश रेखाएं बनी हुई है, जो इस प्रकार से इस ग्लोब के ऊपर चारों ओर फैली हुई है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है, ये अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर, और उसके जस्ट अपोजिट जो है वो 180 डिग्री देशांतर, जो हमने पीछे बात करी थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हमारा यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की हमने पीछे बात करी थी, हम आगे एक चित्र भी देख लेंगे जिसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जो लोकेशन है वो कहाँ से गुजर रही है, काल्पनिक रेखा एक बनाई गई है, वो भी हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं आपको, एक अक्षांश रेखा जो हम पीछे बात कर चुके हैं, मकर रेखा और करक रेखा। ठीक है, मकर रेखा जो है जिसको 23 से ही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, करक रेखा को 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। यहाँ आपको जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिखाई दे रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो कि बेरिंग जलडमरू मध्य से होते हुए, यानी कि ये जो रसिया और अमेरिका इन दोनों के मध्य में से होती हुई जो ये बेरिंग जलडमरू मध्य है, यहाँ पे इस बेरिंग जलडमरू मध्य से होते हुए ये गुजरती हुई आ रही है, जो कि प्रशांत महासागर के मध्य में होते हुए कुछ जगहों पे इसमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं, मुड़ते हुए जो है ये आगे न्यूजीलैंड की तरफ से होते हुए यहाँ दक्षिण में पहुँच जाती है। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से शुरू होते हुए और 180 डिग्री जो देशांतर है वहाँ से इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, माउंट कोशुस्को, माउंट विंसन मैसिव, माउंट मैकिनले या माउंट एल्ब्रूस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट कोशुस्को, यह आपका सही जवाब हो जाएगा, माउंट कोशुस्को। हम इसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के इस मानचित्र में देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन है इस जगह पे जो आपको दिखाई दे रही है, जो एरो का निशान बना हुआ है, जहाँ पे इसकी लोकेशन है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पूर्वी भाग के अंदर इसकी लोकेशन है, कॉर्नर के ऊपर जहाँ पे कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वहाँ पे ये माउंट कोशुस्को अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या जापान। ऑप्शंस, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया की राजधानी हम देखेंगे अभी, उसकी लोकेशन भी देखेंगे, और जावा और सुमात्रा द्वीप की लोकेशन भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। ये रही, ये देखिए इस इंडियन ओशन में जहाँ भारत है, भारत के पूर्वी भाग में एक साइड आपको यहाँ पे ये सुमात्रा है और ये आपका जावा है। ठीक है, जावा द्वीप में ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अवस्थित है।
और ये सुमात्रा। तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? सुमात्रा। ठीक है, यानी कि इंडोनेशिया का जो द्वीप है, यानी सुमात्रा बड़ा है कि जावा बड़ा है? तो यहाँ पे सुमात्रा सबसे बड़ा है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो वो है जावा के ऊपर। तो जावा और सुमात्रा जो है वो कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। ठीक है, और यहाँ से जो एक स्ट्रेट गुजरती है इन दोनों के बीच में से, जिसको हम बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, इन दोनों के बीच से जो एक स्ट्रेट गुजरती है, एक रास्ता है, जिसको बोलते हैं सुंडा जल संधि। ठीक है, सुंडा स्ट्रेट इसको कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ और तो कुछ बताने जैसा नहीं है। मलेशिया यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये मलेशिया इसका पड़ोसी, और ये बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं अब। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। ठीक है, वेगनर का सिद्धांत क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये वेगनर का सिद्धांत था। वेगनर ने यह सिद्धांत 1912 में दिया था। ठीक है, 1912 में सिद्धांत दिया था वेगनर ने। और वेगनर ने बताया कि पूरी पृथ्वी जो है, उस समय सारे महाद्वीप एक थे, जिसको उसने नाम दिया था पेंजिया। ठीक है, उसने कहा कि पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ। अभी पेंजिया जो है वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हुआ। ये कब हुआ था, हमको ये बताना है। तो हमारे सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस या परमियन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस। यानी कार्बोनिफेरस काल में ये जो पेंजिया था, जिसको पूरा पृथ्वी कहा जाता था, ओल जियो, यानी पेंजिया, पेन का मतलब होता है ओल यानी संपूर्ण, और जिया का मतलब होता है पृथ्वी। तो संपूर्ण पृथ्वी जो थी, उस संपूर्ण पृथ्वी का क्या हुआ? विखंडन हुआ। वो विखंडन कार्बोनिफेरस काल में संपन्न हुआ था। वेगनर कहाँ के विद्वान हैं? वेगनर है जर्मनी के विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट जो है वह आर्कटिक महासागर में है। आपका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोह स्केल। ठीक है, मोहरोविक जिनके नाम पे इसको मोह स्केल कहा जाता है। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने है, किसका किया जाता है मापन? चट्टानों की कठोरता का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चट्टानों की कठोरता। जो चट्टान है वो कितनी कठोर है, कोमल है, इस आधार पर कठोरता का मापन जो है वो मोह स्केल के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर स्केल क्या मापता है? रिक्टर स्केल जो है वो किसका मापन करता है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी का मुख कहलाता है क्रेटर। ठीक है, ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? क्रेटर। और क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है काल्डेरा। ठीक है, क्रेटर का बड़ा रूप कहलाता है काल्डेरा। जब क्रेटर जो है वो और विस्फोट होते होते जब क्रेटर बड़ा हो जाता है तो उसको काल्डेरा कहा जाता है। प्रक्षुब्ध और मृत जो हैं वो ज्वालामुखियों के प्रकार हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक माना जाता है? तो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में किस पर्वत को मानते हैं? तो ये पर्वत हमारा है हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉकीज। ठीक है, रॉकीज की हम बात करें उससे पहले हिमालय की बात कर लेते हैं। हिमालय है वह एशिया के अंदर स्थित है, जो कि पाकिस्तान के पोटवार बेसिन इधर से स्टार्ट होकर के और संपूर्ण भारत में, चाइना में, नेपाल से होते हुए और म्यांमार यहाँ तक फैला हुआ है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इसका विस्तार है। तो इसकी लोकेशन तो ये हो गई। एंडीज की बात करें, एंडीज है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। रॉकीज है वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। ठीक है, और हिमालय, हिमालय की हम बात करें तो ये एशिया के अंदर जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर मान लीजिए, या पूर्व से पश्चिम की ओर ये फैला हुआ है। बाकी जो तीनों रेंज है इनकी जो इनका जो विभाजन हम बात करें कि इनका जो विस्तार है, वो विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर पाया जाता है। इसका थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पर है रॉकीज। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है,
ठीक है, और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। इस नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जो पर्वत श्रेणी है ये क्या है, ये रॉकीज पर्वत श्रेणी है। और एंडीज की हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका ये महाद्वीप है, इसमें ये इस प्रकार से ये क्या है कि एंडीज पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यह आपका एटलस है, अफ्रीका में एटलस महाद्वीप है। ये आल्पस यूरोप के अंदर है, ठीक है। ये यूराल पर्वत श्रेणी है जो कि रूस का जो भाग है, जिसमें एशिया और यूरोप का जो भाग है रूस का, उसको अलग करती है। उसके अलावा हम बात करें हिमालयज़ की, तो हिमालय यहाँ पे हिमालय आ जाएगा। एक चीज़ जो हम देख रहे थे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात कर रहे थे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वह आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने जो भी पर्वत श्रेणियाँ, जो मुख्य पर्वत श्रेणियाँ थी विश्व की, उनको हमने इस मानचित्र के अंदर देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुभूमि यानी कि डेजर्ट किस देश में है? मंगोलिया, चीन, नामीबिया, चिली। ये है हमारी ऑप्शन, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीन। तकलामाकन मरुभूमि कहाँ है? चीन के अंदर। तो ऑप्शंस में कुछ और भी नाम दिखाई दे रहे हैं जहाँ भी मरुस्थल या मरुभूमि है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन में हमारे सामने है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया के अंदर गोबी का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, वैसे गोबी का मरुस्थल चाइना और मंगोलिया दोनों के अंदर है। ठीक है, इसका विस्तार इसमें भी है। उसके अलावा नामीबिया की बात करें तो नामीबिया में नामीब मरुस्थल पाया जाता है। नामीब मरुभूमि जो है वो नामीबिया में पाई जाती है। और चिली, चिली के अंदर कौन सा है? चिली के अंदर मरुस्थल है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली के अंदर है। चलिए लगे हाथ हम इसको देख लेते हैं मानचित्र के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए, हम बात करें थे तकलामाकन की, तो ना तकलामाकन, तो तकलामाकन ये रहा, और ये जस्ट हिमालय के उत्तर में स्थित है। और तकलामाकन डेजर्ट जो है वो हमने बताया था चीन के अंदर। यहाँ हम बात करते हैं गोबी के मरुस्थल की। ठीक है, तो गोबी का मरुस्थल जो है वो न केवल चीन में है बल्कि मंगोलिया के अंदर भी है। ठीक है, तो मंगोलिया, और मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर। नेक्स्ट, वी आकार की घाटी जो है वो कौन बनाता है? वी आकार की जो घाटी है, वी शेप वैली है, वो बनाती है नदी। ठीक है, कौन बनाती है? नदी। रिवर के द्वारा बनाया गया ये एक स्थलाकृति है। और इसमें हीम नदी जो है वो बनाती है यू शेप वैली। ठीक है, नदी बनाती है वी शेप वैली। पवन के द्वारा बनाई हुई जो आकृति, प्रमुख आकृति कौन सी है? बरखान। और समुद्री लहर के द्वारा जो है वो कई आकृतियां जो बनाई जाती है, जिसमें बैरियर्स के रूप में जो अवरोध अवरोध नलिकाएं भी बनाई जाती है। काफ़ी स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों की हम कभी डिटेल से बात और दूसरे वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का जो है वो भाग रसायन मंडल का कौन सा भाग है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल है वह वायुमंडल के रसायन मंडल का भाग है। और इसकी ओजोन मंडल की जो अवस्थिति है वो 15 से 30 किलोमीटर पाई जाती है। वैसे तो ये समताप मंडल में अवस्थित है। समताप मंडल के अंदर ये ओजोन मंडल जो है वो ओजोन गैस की वहाँ पे मात्रा मिलती है, इसलिए इसको ओजोन परत भी कहा जाता है, ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन क्या काम आती है? ओजोन गैस जो है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है वो मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए, वनस्पति के लिए, सभी के लिए हानिकारक होती है, इसलिए ये हमारा इससे बचाव करती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चीखथा साठा पवने कहाँ प्रवाहित होती है? चीखथा साठा पवने जो है वो कहाँ प्रवाहित होती है? कौन से देशांतर? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, 60 डिग्री उत्तरी देशांतर के निकट, या 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट, क्योंकि दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें सागर की अधिकता है, यानी सागरीय भाग, जलीय भाग की अधिकता होने से जो नित्य प्रवाहित होने वाली, यानी कि जो ग्रहीय पवनें हैं वो बिना किसी अवरोध के बहती है, इसलिए इनका अलग अलग अक्षांशों के ऊपर अलग अलग नाम है। तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली इस पवन को चीखता साटा कहा जाता है। अगले इस एक स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये पवने जो हैं क्या क्या नाम इनको दे रखे हैं। जैसे हम बात करें कि
40 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पे जो बहती है पवन उसको रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। जो 50 यानी कि 50 डिग्री अक्षांश पे जो बहती है उसको फ्यूरियस फिफ्टीज कहा जाता है। और जो 60 जो हमने अभी बात करी चीखता साटा की बात करी तो उसको कहा जाता है स्क्रीमिंग सिक्सटीज कहा जाता है, यानी चीखता आवाज साटा। रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज और स्क्रीमिंग सिक्सटीज, इनको इस प्रकार से नाम दिया गया है। इस प्रकार ये आज के जो वीडियो हैं, इस वीडियो के हमारे सवाल आज 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट एक और वीडियो है जिसमें आपके लिए 20 क्वेश्चन और मिलेंगे। आज के लिए काफ़ी हैं क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और